साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो हम यहाँ पर जो प्रश्नावली कर रहे हैं वो हमारे नए सेशन की वीडियो है, यानी जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है 2023-24। ठीक है, तो उसमें हमारे सिलेबस में 30% की कटौती हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं ये वापस वीडियो बना रहा हूँ और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है ना। तो आप नई प्लेलिस्ट देखना, उसमें वो सारी वीडियोज़ है जो अपने कोर्स के अनुसार है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है। यहाँ पर टोटल हमें 6 आकृतियाँ दी है। अब इन 6 आकृतियों का हमें क्या करना है, तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर ये जो 6 फिगर है इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से जो हमारे पास यहाँ पर फिगर है, आकृतियाँ हैं, वो साधारण वक्र की है, कौन सी आकृतियाँ साधारण बंद वक्र की है। तो इस प्रकार से हमें इसको वर्गीकृत करना है। इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये साधारण वक्र होता क्या है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये साधारण वक्र क्या होता है। तो देखो, साधारण वक्र हमेशा वो होते हैं जब हम किसी एक कागज़ पर या प्लेन पर पेन रखते हैं और बिना पेन को उठाए कोई भी आकृति हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साधारण वक्र। ठीक है, और वापस जब मैं पेन उठाकर कोई आकृति बनाता हूँ तो ये पूरी आकृति हमारी साधारण वक्र नहीं होगी। यानी कि साधारण वक्र में जब आप पेन रखते हो तो आप जो भी आकृति बनाते हो, है ना, तो वो एक में ही बन जानी चाहिए, पेन आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो हमारा साधारण वक्र होगा। अब इनमें देखो, इन 6 में हम कौन कौन सी आकृति ऐसी है जो हम एक बार में बना सकते हैं। तो देखो, ये पहली आकृति है ना, ये हमारा क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। तो इसका उत्तर हो गया, ये पहली आकृति साधारण वक्र है। इसको मैं बिना पेन उठाए एक बार में बना सकता हूँ। दूसरी वाली को भी बना सकता हूँ, तीसरी वाली को मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, जैसे तीसरी वाली अगर आकृति बनाऊंगा मैं तो पहले तो ये आकृति बनेगी, फिर मुझे पेन उठाकर दूसरा गोला इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इसमें पेन उठाना पड़ रहा है, यानी ये हमारा साधारण वक्र नहीं हो सकता। इसमें भी हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। इसको हम एक बार में बना सकते हैं, है ना। तो 5वीं हमारी क्या हो गई, साधारण वक्र हो गई। ये जो 6वीं आकृति है ये भी हमारी क्या होगी, साधारण वक्र होगी, एक बार में बना सकते हैं। फिर 7 को भी बना सकते हैं, लेकिन 8 को हम नहीं बना सकते। क्यों, इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये एक गोला लगाया, ठीक है, मान लो इसको मैंने बिना उठाए यूँ लाया, लेकिन अगली वाली को तो हमें ऐसे उठाकर गोला बनाना ही पड़ेगा, है ना। जैसे ये गोला बनाया, फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ये गोला बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा पेन उठ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, साधारण वक्र नहीं है। फिर बी देखो, बी है साधारण बंद वक्र, यानी साधारण वक्र भी हो और उसके साथ बंद भी हो। जैसे साधारण वक्र में 2 आकृतियां बना सकता हूँ, एक तो बिना पेन उठाए ये वाली आकृति मैंने बनाई, तो ये मेरा साधारण वक्र हो गया। और दूसरी मैंने मान लो ये आकृति बनाई, लेकिन ये बंद है और ये खुली है। तो हमें बंद जो आकृतियाँ है वो बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, साधारण बंद वक्र हमारे 1, 2, 5, 6, 7 है। अब इसमें बंद कौन कौन सा है, देखो, पहला बंद है तो ये हमारा उत्तर होगा, दूसरा भी बंद है, ये हमारा उत्तर होगा, पांचवा भी बंद है तो ये भी हमारा उत्तर है, 6 भी बंद है और 7 भी बंद है। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण बंद वक्र भी यही आंसर हो जाएंगे जो साधारण वक्र के हैं। फिर इसके बाद आता है बहुभुज। तो देखो, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज भी एक साधारण बंद वक्र ही होता है, साधारण बंद वक्र ही होता है, लेकिन उसमें भुजाएं होती है ना। भुजाओं का मतलब सीधी लाइनें, सीधी रेखाएं जो होती हैं उनको हम भुजा बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, या फिर इसे रेखाखंड भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं 3 भुजा लूँ तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, सब बहुभुज हो गए। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें भुजाएं होती है, यानी कि रेखाखंड होते हैं। इसमें ऐसे यूं वक्र नहीं होता, ठीक है, ऐसा शेप नहीं आता वृत्त के जैसा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से है जो बहुभुज होंगे। देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं। इसका मतलब ये हमारा बहुभुज है, क्योंकि इसमें भुजाएं हैं। इसमें भी 4 भुजा है, तो ये भी हमारा क्या है, बहुभुज है। लेकिन इसमें भुजाएं नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं हो सकता। ये देखो, यहाँ पर आप कहोगे सर इसमें सीधी लाइनें भुजाएं हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुभुज होगा। तो देखो, कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको बहुभुज बताया है और कुछ ने यहाँ पर इसको बहुभुज नहीं बताया है।
ठीक है। लेकिन बहुभुज में वास्तव में क्या होती है, एक भुजा होती है। जैसे अगर मैं इसमें अंदर की तरफ एक बात करूँ तो अंदर एक बहुभुज है, बाहर ये त्रिभुज एक बहुभुज है, तो ये आपके बहुभुज गिने जा सकते हैं। लेकिन ये पूरी आकृति अगर मैं कहूँ बहुभुज है तो मैं नहीं कह सकता कि ये बहुभुज है ना। तो ये वाली आकृति हमारी बहुभुज नहीं होगी। फिर ये और ये, इन तीनों में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, वक्र आ रहा है, ठीक है। तो वक्र जब आता है तो वो हमारा बहुभुज नहीं होता, और इसमें भी वक्र आ रहा है तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं होता। तो ये बहुभुज हमारे पास केवल दो ही है ना, एक तो हमारा हो गया फर्स्ट और दूसरा हो गया सेकंड। ये दोनों हमारे बहुभुज है, बाकी के बहुभुज नहीं है। फिर है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसमें जो हम बहुभुज के शीर्ष बनाते हैं, यानी कि कोण बनाते हैं, वो बाहर की तरफ हो। जैसे इसका शीर्ष देखो, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो ये सारे जो कोण है वो बाहर की तरफ है, इसलिए इसको हम उत्तल बहुभुज बोलते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है कि किसी भी बहुभुज के जो अंदर के कोण है वो 180 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम है तो वो उत्तल बहुभुज, और 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो अवतल बहुभुज। हम जानते हैं कि 180 डिग्री कितना होता है, जो सीधी लाइन होती है उसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। अब जब ये 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, है ना, अंदर की तरफ कोई शीर्ष है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा अवतल बहुभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो बहुभुज है हमारे पास, इनमें से देखो ये सारे कोण बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो ये उत्तल हो गया। दूसरा, इन सभी कोणों के अंतः कोणों का जो ये अंतः कोण है वो सभी 180 डिग्री से कम है ना, इसलिए ये हमारा कैसा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज। तो सेकंड नंबर का जो हमारी आकृति है वो उत्तल बहुभुज है, और ये फर्स्ट नंबर की जो आकृति है वो अवतल बहुभुज है। क्यों, तो देखो इसमें ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, और एक बच गया ये वाला कोण, तो ये वाला कोण हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अवतल बहुभुज हो गया, पहला नंबर। दूसरी चीज़ अगर आपको बताना हो कि देखो इसका जो एक कोना है वो अंदर की तरफ है ना, बाकी सब बाहर की तरफ है, लेकिन एक कोना अंदर की तरफ है, तो जिसका कोना अंदर की तरफ होता है वो भी हमारा क्या होता है, अवतल बहुभुज होता है। बाकी इन सब के कोने देखो बाहर की तरफ है ना, इसलिए ये उत्तल बहुभुज हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2 है, समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज की परिभाषा होती है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण समान होते हैं समबहुभुज कहलाता है ना। तो देखो अभी हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था कि बहुभुज क्या होता है कि जिसमें केवल भुजाएं हों, तो भुजाओं द्वारा बंद आकृति जो हम बनाते हैं उसी को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लो 3 भुजाएं हैं हमारे पास, तो 3 भुजाओं से मैं बंद आकृति बनाऊंगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुभुज कहेंगे, और इस बहुभुज का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, है ना। लेकिन ये त्रिभुज जो है वो समबहुभुज यानी कि सम त्रिभुज कब बनेगा, जब इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, है ना। तो परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि ये तो हमारा बहुभुज हो गया, लेकिन हमें बताना है समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो। जैसे त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज की सभी भुजाएं मान लो समान हैं, तो अंदर के सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसके जो कोण है वो 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब इसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समान हो, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समबहुभुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है वो हमारा एक बहुभुज है, और इस त्रिभुज को अगर हमने तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर कर दिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समबहुभुज, और इसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज हमने कक्षा 7 में पढ़ा है कि जिसकी तीनों भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो 3 भुजाओं के बारे में तो अभी मैंने बताया है कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, और इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सेकंड है 4 भुजा वाला बहुभुज।
जिसकी सभी समबाहुभुज है ना, जिसकी सभी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर हो। तो 4 भुजाओं में हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हमारा हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। लेकिन ये चतुर्भुज की सभी भुजाएं हमें क्या लेनी है, समान लेनी है। तो जब इसकी सभी भुजाएं हम समान लेंगे तो ये हमारी आकृति क्या बनेगी, वर्ग बनेगी, है ना। तो यहाँ पर 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो इसमें भी सभी भुजाएं और कोण हमें बराबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, ठीक है, 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हम कहते हैं समषड़भुज। क्या कहते हैं, समषड़भुज। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 करना है। तो अब आपके जो 3.1 में है उसमें केवल 2 प्रश्न है, एक तो पहला और दूसरा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न इसमें से हटा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।